नमस्कार। आज हम अध्ययन करने वाले हैं राजस्थान की भौगोलिक प्रदेशों के बारे में और इसमें हम अध्ययन करेंगे पहला भौगोलिक प्रदेश मरुस्थलीय प्रदेश। सबसे पहले हम बात करते हैं भौगोलिक प्रदेश कहा किसे जाता है। प्रोफेसर हर्बर्टसन ने बताया कि भौगोलिक प्रदेश पृथ्वी तल का वह क्षेत्र होता है जिसमें मानव जीवन को प्रभावित करने वाली जो परिस्थितियाँ होती है वे समान होती है। तो इस तरह हम देखते हैं किसी भी क्षेत्र विशेष में प्राकृतिक दशाओं की समानता के साथ साथ जो मानवीय क्रियाएं हैं वो भी क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। वही क्षेत्र जो है वो भौगोलिक क्षेत्र कहला सकता है, उसे हम भौगोलिक कह सकते हैं। इसी प्रकार प्रसिद्ध भूगोलवेत्ता हैं रिचर्ड हॉर्सन, उन्होंने बताया कि प्रदेश के जब सीमांकन किया जाता है तो सीमांकन की दृष्टि से आनुवंशिक सिद्धांत विशेष रूप से भू आकृति, जलवायु, वनस्पति, मिट्टियाँ आदि भौगोलिक प्रदेशों के विभाजन में अधिक सहायक होती है, लेकिन साथ में सांस्कृतिक कार्यकलापों की जो समानता है वो भी प्रदेश के लिए उतनी ही आवश्यक होती है जितनी कि भौतिक तत्वों की समानता होती है। इस प्रकार हम देखते हैं भौगोलिक प्रदेशों का जो सीमांकन करना होता है वो काफ़ी कठिन होता है। इसके लिए न केवल भौतिक उपादानों की समानता या एकरूपता को आधार माना जा सकता है, वरन उस क्षेत्र विशेष की सांस्कृतिक विकास की एकरूपता को भी ध्यान में रखना आवश्यक है। अब हम अध्ययन करते हैं कि राजस्थान जो है उसके जो भौगोलिक प्रदेशों का विभाजन किसके द्वारा किया गया है। तो डॉक्टर वी.सी. मिश्रा ने सबसे पहले राज्य को 7 भौगोलिक प्रदेशों में विभक्त किया था 1967-68 में। उन्हें 7 भौगोलिक प्रदेश बताए, कौन से हैं वो? पश्चिमी शुष्क प्रदेश, अर्ध शुष्क प्रदेश, नहरी प्रदेश, अरावली प्रदेश, पूर्वी कृषि औद्योगिक प्रदेश, दक्षिण पूर्वी कृषि प्रदेश तथा चंबल बीहट प्रदेश। इसके बाद हम देखते हैं कि प्रोफेसर रामलोचन सिंह हैं, उनके द्वारा भी राजस्थान को भौगोलिक प्रदेशों में विभक्त किया गया है। सबसे पहले उन्होंने बताया है राजस्थान का मैदान। राजस्थान का जो मैदान है उसको उन्होंने 3 भागों में बांटा है, जैसलमेर मरुस्थली, बाड़मेर मरुस्थली तथा बीकानेर चूरू मरुस्थली। दूसरा जो उन्होंने बताया वह है राजस्थान बांगड़ प्रदेश, जिसको उन्होंने पुनः 4 भागों में विभक्त किया है, घग्गर प्रदेश, शेखावाटी प्रदेश, नागौर प्रदेश तथा लूणी प्रदेश। जो तीसरा जो है वह है राजस्थान का पठार, जिसे इन्होंने 3 भागों में विभक्त किया है, उत्तरी अरावली प्रदेश, मध्य अरावली प्रदेश तथा दक्षिणी अरावली प्रदेश। इसके बाद में जो चौथा जो इन्होंने प्रदेश विभाजन जो किया है वो है चंबल बेसिन प्रदेश, और चंबल बेसिन प्रदेश है उसको उन्होंने 2 भागों में बांटा है, निम्न चंबल बेसिन तथा मध्य चंबल बेसिन। आज हम अध्ययन करेंगे मरुस्थलीय प्रदेश के बारे में, मरुस्थलीय प्रदेश की विशेषताओं के बारे में। तो मरुस्थलीय प्रदेश का जो विस्तार है वह जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, चूरू, जोधपुर, गंगानगर, हनुमानगढ़, ये जो जिले हैं इसमें इसका विस्तार पाया जाता है। और यहाँ पे क्या इंदिरा गांधी नहर परियोजना एवं गंग नहर परियोजना के कारण जो गंगानगर हनुमानगढ़ का जो क्षेत्र है वहाँ का जो सांस्कृतिक परिवेश जो है वो काफ़ी परिवर्तित हो गया है। यदि हम मरुस्थलीय प्रदेश के धरातल की यदि हम बात करें तो इस क्षेत्र में बहुत ही कम भूभाग ऐसा है जो कि समुद्र तल से 150 मीटर जो है वो नीचा, तथा यहाँ पे अधिकांश जो धरातल है वो बालुका स्तूप युक्त है, यानी कि बालुका की जो रेत के जो टीले यहाँ पे पाए जाते हैं। कहीं कहीं पे चट्टानी सतह पाई जाती है, छोटी छोटी पहाड़ियाँ भी पाई जाती हैं, लेकिन ज़्यादातर किसका विस्तार है? बलुई मिट्टी का विस्तार है। इसके बाद में ये जो मरुस्थलीय प्रदेश है इसको अलग अलग भागों में विभाजित किया गया है, जैसे जैसलमेर मरुस्थली, दूसरा है बाड़मेर फलोदी मरुस्थली और तीसरा बीकानेर चूरू मरुस्थली। और फिर इसकी जो मरुस्थलीय जो मैदानी क्षेत्र है इसमें जो मरुस्थल की जो विशेषता है उसके आधार पे 2 भागों में इसको पुनः विभाग किया गया है। पहला है रेतीला मरुस्थल। मरुस्थल जो रेतीला मरुस्थल है इसका धरातल समुद्र तल से 150 से 300 मीटर ऊंचा है तथा यहाँ समुद्री जीवों के अवशेष पाए जाते हैं। यह मरुस्थल रेत के विशाल समुद्र के समान फैला हुआ है, वनस्पति विहीन है, बलुई रेत पाई जाती है, अलग अलग प्रकार के बालू का स्तूप पाए जाते हैं, बरखान, पैराबोलिक आदि, वर्षा काफ़ी कम होती है
और तापमान जो है अंतर बहुत अधिक पाया जाता है। जनसंख्या विरल है, औद्योगिक विकास विरल है, सड़क रेल परिवहन का जो विकास है वो भी काफ़ी पिछड़ा हुआ है। और यहाँ पे जो पवनानुवर्ती जो बालू का स्तूप जो है वो पाए जाते हैं। इसके अलावा बरखान स्तूप भी यहाँ पे पाए जा रहे हैं। यदि इस क्षेत्र की जलवायु की बात करें, वनस्पति की यदि बात करें तो ये पश्चिम में है और वर्षा अधिकतम यहाँ पे 30 सेंटीमीटर होती है। और जैसलमेर का जो एरिया है वहाँ पे वर्षा बहुत ही कम है, मात्र 10 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है। यदि वनस्पति की बात करें तो यहाँ पे वनस्पति में केर है, कुमठिया, खेजड़ी, बबूल, जाल, रोइडा यानी इस प्रकार के पेड़ पाए जाते हैं। और इस संपूर्ण क्षेत्र में बलुई, रेतीली, मोटे कणों वाली, रंध्रता युक्त, हुमस की हवा से ग्रसित और लोहांश की कमी वाली मिट्टी पाई जाती है। दूसरा जो मरुस्थल जो है वो है पथरीला मरुस्थल। पथरीला जो मरुस्थल है वो पश्चिमी राजस्थान की विशिष्ट भू आकृति का द्योतक है, वो बताता है। यहाँ अलग अलग ऊंचाई के इंसेलबर्ग, छोटी छोटी एकाकी पहाड़ियाँ, पथरीला धरातल, कंकड़ युक्त क्षेत्र तथा अलग अलग प्रकार की चट्टानें पाई जाती हैं। जैसलमेर की जो उत्तरी भाग है वहाँ पे लोदरबाग का जो क्षेत्र है वहाँ पे पथरीला क्षेत्र पाया जाता है, जहाँ पर चूना पत्थर, बलुआ पत्थर, पीला पत्थर इस प्रकार के पत्थर जो है वो पाए जाते हैं। जैसलमेर जो है वो जुरासिक युग के बालू का पत्थरों पर उसी से निर्मित जो है वो बना हुआ है। और इसके अलावा बीकानेर क्षेत्र में भी हम देखते हैं कि बीकानेर के चारों ओर पथरीला जो क्षेत्र है वो पाया जाता है। विशेष रूप से जो उत्तरी भाग है वहाँ पर बलुआ पत्थर की पहाड़ियाँ पाई जाती है। जोधपुर में बलुआ पत्थर जो है वो काफ़ी पाया जाता है और इस निर्माण सामग्री के लिए संपूर्ण राजस्थान में प्रसिद्ध है। इसके अलावा बाप बोल्डर्स का क्षेत्र, फलोदी के पड़ोस का जो क्षेत्र है वो पथरीला है। तथा तीसरे महाकल्प की जो बलुआ पत्थरी चट्टानों से परिपूर्ण है। इस क्षेत्र में यदि जलवायु की बात करें तो यहाँ शुष्क, उष्ण, मरुस्थलीय प्रकार की जलवायु पाई जाती है। और जो शुष्क हवाएं चलती हैं, वर्षा काफ़ी कम है, दैनिक तापमान जो है वो अधिक है, न्यूनतम सापेक्षिक आर्द्रता, स्वच्छ आकाश आदि यहाँ की विशेषताएं हैं। वर्षा काफ़ी कम होती है इस क्षेत्र में। इस क्षेत्र में यदि वनस्पति की बात करें तो इस भाग में वनस्पति 3% से भी कम भाग पर पाई जाती है और वनस्पति दृष्टि से केवल ओरण ही देखे जा सकते हैं या फिर धार्मिक स्थल जो उनके समीप पेड़ पाए जाते हैं। वनस्पति में यहाँ पे कांटेदार झाड़ियाँ, बबूल, नागफनी, जरबेरी, कीकर है, खेजड़ी है, यो कहीं कहीं पे सेवन घास पाई जाती है। अब बात करते हैं मरुस्थलीय प्रदेश में जो खनिज भंडारों की स्थिति के बारे में। खनिज संपदा किस प्रकार की है? यह क्षेत्र खनिजों की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। जिप्सम के भंडार बीकानेर के जामसर, लूणकरणसर, कोलायत में पाए जाते हैं। इसके अलावा जैसलमेर जो है वहाँ पे मोहनगढ़, हमीरवाली, लखाई यहाँ पे जो है वो जिप्सम निकाला जाता है। बाड़मेर जिले में भी जिप्सम निकाला जाता है। और जो तेल के जो भंडार है वो तनोट में मिले हैं। इसके अलावा जैसलमेर के रामगढ़ क्षेत्र में भी पेट्रोल की संभावनाएं हैं। बाड़मेर के जो कुएं हैं तेल के, उनसे जो तेल का निकाला जा रहा है। यदि हम प्राकृतिक गैस की बात करें तो घोटारू, रामगढ़ ऐसे इन क्षेत्रों में क्या है, गैस की खोज की गई है और गैस जो है का उत्पादन किया जा रहा है। अगला जो है वो है कोयला। यदि कोयला यहाँ पे लिग्नाइट किस्म का जो कोयला है वो पाया जाता है, जो कि बीकानेर ज़िले में पाया जाता है। बीकानेर ज़िले का पलाना, बरसिंहपुर जो है, मुंद क्षेत्र है, चानेरी क्षेत्र है, यहाँ पे कोयला पाया जाता है। इसके अलावा बाड़मेर ज़िले के कपूरी में भी कोयला मिलता है। और अन्य जो यदि हम बात करें खनिज संपदा की तो जैसलमेर के पास स्टील ग्रेड का चूना पत्थर, पेट्रोल पाया जाता है, भवन निर्माण के पत्थर पाए जाते हैं। मुल्तानी मिट्टी बीकानेर, बाड़मेर, जैसलमेर में पाई जाती है। इस क्षेत्र में जनसंख्या काफ़ी कम है, जिसकी वजह से बाजार नहीं है, इसलिए उद्योगों का विकास यहाँ पे ज़्यादा नहीं हो पाया है। अब हम बात करते हैं मरुस्थलीय प्रदेश के सांस्कृतिक वातावरण के बारे में, जनसंख्या की विशेषताओं के बारे में। राजस्थान की मरुस्थलीय सांस्कृतिक दृष्टि से संपन्न है, लेकिन यहाँ अकाल है, सूखा, गरीबी,
बेरोजगारी जैसी समस्या वो काफ़ी समय से चली आ रही है। इसके अलावा हम यहाँ पे देखते हैं कि जो राजा महाराजाओं के समय से ही इस क्षेत्र में सांस्कृतिक धरोहर को बहुत ही संभाला गया है और उसमें विविध आयाम भी जोड़े गए हैं। मुरस्ली क्षेत्र में सन 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या 33.32 लाख तथा जनसंख्या घनत्व कितना है, 44 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। यदि जनसंख्या के संकेंद्रण की बात करें तो जनसंख्या मुख्यतः उत्तरी पूर्वी भाग में केंद्रित है। पश्चिमी भाग में जनसंख्या काफ़ी कम पाई जाती है। जनसंख्या का न्यून घनत्व जो पाया जाता है उसकी वजह यह है कि यहाँ की जलवायु कठोर है, शुष्क है, मुरस्ली क्षेत्र है, खनिज और औद्योगिक प्रतिष्ठानों में कमी है, जिसकी वजह से रोजगार की भी अधिक संसाधन यहाँ पे नहीं है। लेकिन फिर भी यहाँ पे संभावनाएं खोजी जा सकती हैं। यहाँ के बाशिंदों ने जैसे प्रकृति से समायोजन करके आर्थिक क्रियाओं का विकास किया, जैसे पशुपालन है, पर्यटन है, कृषि को बढ़ावा दिया जा रहा है, जीवन यापन का साधन ढूंढा जा रहा है, जिसकी वजह से हम देख रहे हैं कि जनसंख्या में वृद्धि होने लग रही है। तो यदि हम वैश्विक स्तर पर देखें तो विश्व के अधिकांश मुरस्लों में राजस्थान का ये जो मरुस्थल है यहाँ पे सर्वाधिक आबादी है तथा सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व पाया जाता है। यदि हम बात करें घरों के बारे में तो मुरस्ली गांवों में मकान जो है गोलाकार होते हैं, घास फूस से गोल छत बनाकर बनाए जाते हैं, जिन्हें झोंपा कहा जाता है। ये झोंपे जो है मुरस्ली भूत दृश्यावली में काफ़ी अच्छे लगते हैं। इनमें हवा तथा प्रकाश की पूर्ण व्यवस्था होती है। कुछ जो बड़े गांव कस्बे जो शहर है वहाँ पे बड़े बड़े सेठों की हवेलियाँ हैं और ये इनमें से काफ़ी हवेलियाँ जो है कि पर्यटन स्थल का रूप ले चुकी है, जैसे फतेहपुर है, नवलगढ़ है, लक्ष्मणगढ़ है। यहाँ की जो हवेलियाँ हैं, जैसलमेर में पटवों की हवेली है। ये जो हवेलियाँ हैं वो वैश्विक स्तर पर प्रसिद्ध है, जिन्हें कि लोग विदेशों से भी देखने आते हैं। अगला है मुरस्ली प्रदेश की अर्थव्यवस्था किस प्रकार की है, उसके बारे में हम बात करते हैं। तो राजस्थान का मुरस्ल विश्व का अनूठा मुरस्ल है। यहाँ पे जनसंख्या एवं पशुपालन जो है का सर्वाधिक दबाव पाया जाता है। कृषि कार्यों के लिए यहाँ पे जलवायु है, मिट्टी है, या हम बात करें सिंचाई की तो इतनी अच्छी दशाएं यहाँ पे नहीं है। फिर भी इन कठोर जो परिस्थितियों में भी यहाँ का जो कृषक है परिस्थितियों से संघर्ष करके और जो है कृषि कार्य करता है, जैसे कि रोही क्षेत्र जिसे कहा जाता है, जो बरखान के अर्धचंद्राकार निम्न भूमि क्षेत्र होते हैं या जहाँ पे भी उपजाऊ भूमि होती है उसमें कृषि कार्य किए जाते हैं। यदि हम फसलों की बात करें तो यहाँ खरीफ की फसल में बाजरा, मूंग, मोठ, गवार, तिल, उड़द की खेती की जाती है। रबी की फसलों में जौ, गेहूँ, चना, सरसों, तारामीरा, अरंडी आदि की फसल पैदा की जाती है। इस प्रदेश में हम देखते हैं कि भूमि की जो उर्वरता है, वर्षा की जो मात्रा है और इसके अलावा वर्षा की स्थिति की वर्षा कम ज़्यादा होना, आगे पीछे होना, प्राकृतिक वातावरण, इन सब के आधार पर जुताई, फसल का जो चक्रण है, खाद का जो उपयोग है, इनके आधार पर समस्त कृषि का प्रारूप एवं प्रतिरूप निर्धारित होता है और उसके अनुसार ही विकास कार्य किए जाते हैं। बाड़मेर में हम देखें दोहरे अधिक पाए जाते हैं तो दोहरों के ऊपर भी खेती की जाती है। अगला है सिंचाई। बस क्षेत्र में सिंचाई जो है वो इतनी अधिक विकसित नहीं हो पाई है। सन 1927 में सबसे पहले बीकानेर के जो तत्कालीन जो महाराजा थे गंगा सिंह जी, उनके द्वारा गंगानगर क्षेत्र में गंग नहर पहुंची और इससे जो ये शुष्क निर्जन क्षेत्र था उसमें सिंचाई प्रारंभ हुई और जिसका परिणाम हम हरित क्रांति के रूप में देखते हैं। तो मुरस्ली क्षेत्र में जहाँ पे वर्षा कम है और जो मिट्टी है वो ढीली है, बालू का रेत है, वर्षा से अधिक वाष्पीकरण हो रहा है, जलवायु शुष्क है, तो वहाँ यहाँ पे पानी की आवश्यकता हमेशा रहती है। तो प्रदेश में मानव भूमि अनुपात यदि हम कृषि के घनत्व की देखें तो अनुकूल स्थिति में है। तो इस प्रकार से सिंचाई के द्वारा इस अनुकूल परिस्थिति का लाभ हम उठा सकते हैं। तो इसी को देख के बीकानेर की जो पश्चिमी भाग में सिंचाई की सुविधा इंदिरा गांधी नहर प्रणाली से भी उपलब्ध करवाई जा रही है, जिसके कारण कोलायत, देशनोक, पलाना, नोखा, लूणकरसर, जहाँ पे पहले केवल बाजरा, मोठ, गंवार उगाए जा रहे थे,
और वहाँ पे चना भी हो रहा है, गेहूँ भी हो रहा है, दालें भी पैदा की जा रही है। जैसे हम देखते हैं लूणकरणसर जो है राजस्थान का प्रमुख मूंगफली उत्पादक क्षेत्र बनकर उभरा है। यहाँ पे मंडी का विकास हुआ। तो सिंचाई के फलस्वरूप यहाँ पे कृषि का प्रकार, प्रारूप, फसल चक्रण, फसल संयोजन में परिवर्तन आ गया है। इसके अलावा जैसलमेर में जो लाठी सीरीज है वहाँ पे मीठा पानी निकलता है, तो इस पानी के द्वारा को भी कृषि में काम में लिया जा रहा है। जैसलमेर में जो खड़ीन है वे भी सीमित सिंचाई साधन के रूप में प्रयोग में ली जाती रही है। मूसली क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था का दूसरा अंग है पशु संपदा, पशुपालन। तो राज्य के मूसली क्षेत्र की अर्थव्यवस्था का जो आधार है वो सैकड़ों सालों से पशुधन ही रहा है। इस क्षेत्र में भेड़, बकरी, ऊंट, घोड़े, गधे आदि जो प्रमुख पशु संपदा जो है वो काम में ली जाती है। ऊंट यहाँ पे भारवाहक है, कृषि कार्य करते हैं, पानी खींचते हैं, माल ढोने में। भेड़ है वो दूध, ऊन, मांस, चमड़े के लिए पाली जाती है। बकरी जो है वो भी जूट है, मांस है, चमड़े के लिए पाली जाती है। इसके लिए बीकानेर में उष्ट अनुसंधान केंद्र, भेड़ों की नस्ल सुधार के लिए बीकानेर के कोडमडेसर में नस्ल सुधार केंद्र का भी विकास किया जा रहा है। और राजस्थान के इस भाग में भेड़ों की अलग अलग नस्लें पाई जाती है। बीकानेर पशुओं के दुग्ध की दृष्टि से देखते हैं कि महत्वपूर्ण स्थान रखता है, जहाँ की डेयरी से हजारों लीटर दूध जो है वो दिल्ली जाता है। गौवंश की दृष्टि से हम देखते हैं कि बाड़मेर की कांकरेज, थारपारकर नस्ल की जो गायें हैं, जैसलमेर, बाड़मेर, पश्चिमी जोधपुर की थारपार किस्म की गायें, जो बीकानेर की राठी नस्ल की गायें हैं, तो ये भी दूध उत्पादन के लिए उत्तरदायी हैं। इसके अलावा मालानी नस्ल के घोड़े बाड़मेर तथा जोधपुर क्षेत्र में पाए जाते हैं। तो पशु संपदा की दृष्टि से भी क्षेत्र जो है वो काफ़ी संपन्न है। ऊँट यहाँ का लोकप्रिय पशु है और इसका एकमात्र देश का जो प्रजनन केंद्र है वो बीकानेर में स्थित है। यहाँ पे ऊँटों की नस्ल में नाचना, गोमट का ऊँट, जैसलमेरी बीकानेरी ऊँट है वो काफ़ी फेमस है और इससे चमड़ा भी मिलता है, जिस पर विश्व प्रसिद्ध उस्ता कला जो चमड़े पर सोने की नक्काशी का कार्य किया जाता है। अर्थव्यवस्था का अगला अंग है उद्योग धंधे। तो इस क्षेत्र में पानी की कमी, कच्चे माल की कमी, बाजार की कमी है, पूंजी नहीं है, ऊर्जा के संसाधन इतने अच्छे नहीं हैं। तो इनकी वजह से हम देखते हैं कि जो औद्योगिक विकास अधिक नहीं हो पाया है, जो अधिकांश जनसंख्या कृषि कार्य में ही लगी हुई है। यहाँ पे जो भी कारखाने हैं वे या तो छोटे हैं या वे लघु उद्योगों की श्रेणी में आते हैं, मध्यम श्रेणी के नगण्य हैं। जैसे बीकानेर में जे वुलन मिल है, उर्मल डेयरी, स्टील बर्तन के कारखाने हैं, पापड़ भुजिया, जो इस प्रकार के जो कारखाने हैं वो विकसित हुए हैं। तो इस प्रकार से औद्योगिक दृष्टि से क्षेत्र इतना विकसित नहीं हो पाया है। अगला इसी में हम देखते हैं परिवहन के बारे में हम बात करते हैं। तो इस प्रदेश में पहले मीटर गेज रेल लाइन की सुविधा थी, अब वहाँ पे उसको ब्रॉड गेज बनाया गया है। तो परिवहन का विकास किया गया है, यहाँ पे सड़क मार्गों का विकास किया गया है। इसके अलावा सीमा सड़क संगठन के प्रयासों से जैसलमेर, बाड़मेर आदि जिलों में सुरक्षा सड़कों का निर्माण किया गया है और इसके अलावा रेलवे मार्ग जो है उसका विकास किया गया है। लेकिन हवाई दृष्टि से देखें तो हवाई परिवहन की दृष्टि से इतना अधिक विकास नहीं हो पाया है। बीकानेर में हम देखते हैं नाल हवाई अड्डा जो कि सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, लेकिन अधिकांश जो ज़िले हैं वहाँ पे इसका विकास नहीं हो पाया है। परिवहन की दृष्टि से जो है वो राज्य का ये भाग इतना अधिक विकसित नहीं हो पाया, क्योंकि ये औद्योगिक दृष्टि से पिछड़ा हुआ है, इसका धरातल भी इसी प्रकार का है। तो यद्यपि परिवहन का विकास हुआ लेकिन उतना अधिक विकास नहीं हो पाया है। तो आज हमने राजस्थान के मूसली प्रदेश की जो विशेषताएं हैं उसका जो भौगोलिक, जो भौतिक स्वरूप किस प्रकार का है, सांस्कृतिक स्वरूप किस प्रकार का है, अर्थव्यवस्था, जो आर्थिक क्रियाएं कौन सी है, उनके बारे में अध्ययन किया। धन्यवाद।